हमारे साथ है जनस्वराज की संस्थापक प्रशांत किशोर जी। बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं और लेकिन जैसे पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई है, इसको देखकर आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं, ये बात तो पहले से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। लोग स्टेटस को से थक गए। वही लालू, वही नीतीश, 30-35 सालों से लोगों ने उसको देख लिया। लोग बदलाव चाहते हैं। नेचुरली जब लोग बदलाव चाहेंगे और उनके सामने एक कोई नया विकल्प आ जाए, एक नया रास्ता जनस्वराज का उनको दिख रहा है, तो पुट टुगेदर दिस टू थिंग्स हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज। क्या ये इसलिए हुआ है क्योंकि जनस्वराज की एंट्री हो चुकी है और इसलिए बढ़ वो भी चढ़कर एक कंपटीशन? दोनों बातें हैं। एक तो लोगों में बदलाव की चाहत है और दूसरा उनके पास एक विकल्प भी है। एक थर्ड प्लेयर के तौर पर जनस्वराज की भागीदारी इस पूरे चुनाव में है। तो लोगों के पास जो उन दोनों दलों को वोट देते देते एक तरीके से ऊब गए थे, एक बड़ा वर्ग है जो कि जनस्वराज की वजह से वोट करा है जिसने। एनडीए का ये कहना है, मुख्य तौर पर अमित शाह का, कि भाई हम जो बम्पर वोटिंग पड़ी है, इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी वापसी हो रही है। ये मत सोचिए कि सरकार बदल रही है। देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे पिछले 50-20-25 साल के डेटा को, तो ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर अप्रत्याशित तौर पर ज़्यादा वोट पड़ता है, एवरेज से एबव एवरेज वोट पड़ता है, वहाँ पर इनकम्बेंट को नुकसान होता है। एक दो अपवाद हो सकते हैं जहाँ पर कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और इनकम्बेंट फिर से री इलेक्ट होके आ गए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर 2/3 इलेक्शंस में जहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वहाँ पर बदलाव हुआ है। और जो इसके कोरैबोरेटिव अदर एविडेंसेस हैं उससे भी ये लग रहा है कि बिहार में बदलाव तय है। और फर्स्ट फेज की पोलिंग ने बस उसी चीज़ को रिवैलिडेट किया है कि लोग बदलाव करना चाह रहे हैं, नई व्यवस्था चाहते हैं। बिहार में पहला चुनाव 1951 में हुआ था, तब 42.6% मतदान हुआ था, जिसको बहुत बड़ा एक परसेंटेज माना गया था। उसके बाद सीधा 1990 में वो आंकड़ा पहुंचता है 62%। तब जो दलित जाति के लोग थे वो लोकतंत्र से ज्यादा कनेक्ट कर पाए थे और लालू की तब सरकार में आई, सत्ता में वो आए थे, सरकार बनी थी। फिर उसके बाद 2005 का समय आया, तब थोड़ा सा वो डाउन हुआ और नीतीश कुमार आए। लेकिन अब ये 70 सालों में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है। मुख्य तौर पर इसकी वजह ये कि रोजगार पलायन ये मुद्दा बना, या प्रशांत किशोर को हम माने? मुख्य मुद्दा, मुख्य वजह जो है वो एक थर्ड प्लेयर की एंट्री है जनस्वराज की। क्योंकि जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पिछले 25-30 सालों से लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को लोग वोट देते रहे। वो कह रहे हैं कि लालू का जमाना अब गया, अब उनका बेटा है जो नौकरी देने की बात कर रहा है। तो ये भी है कि भाई हम उन पर भरोसा कर लें क्योंकि पलायन से हम थक गए। नहीं, ऐसा है कि लालू जी का जमाना गया, ये तो कहना उचित नहीं है, लेकिन अगर उसको एक बार को मान भी लें तो जो राजद दल है, दल की जो कार्यशैली है, उनका जो विचारधारा है, काम करने के तरीके हैं, वो तो वही है जो लालू जी के ज़माने में था। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। अब आप मानते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देना, जबकि राज्य सरकार का उतना बजट नहीं है? मतलब ये ऐसी बात है जिसका जवाब देना भी मूर्खतापूर्ण है। जवाब देना भी मूर्खता ही है। दुनिया, आप बिहार की बात छोड़ दीजिए, देश की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि आप हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दें। हर घर से सरकारी नौकरी देने का मतलब है करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी। और 3 करोड़ लोगों को नौकरी किस चीज़ में दिया जाएगा, किस विभाग में दिया जाएगा, सिर्फ पैसे का मामला नहीं। 3 करोड़ लोग को नौकरी कहाँ, पूरे बिहार में 26 लाख लोग नौकरी करते हैं। 78 साल की आज़ादी के बाद 26 लाख लोगों को नौकरी मिली है बिहार में, और आप ये कह रहे हैं कि हम अगले 20 महीने में 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, और ये भी नहीं बता रहे कि कैसे दे देंगे, वो लोग क्या करेंगे, उनको सैलरी देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, 3 करोड़ लोगों की बहाली करने वाली संस्था कौन होगी। ये तो बेकार, ये तो या तो लोग मूर्ख है या सब पूरे बिहार को मूर्ख समझ रहे हैं या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस सवाल पे बार बार वो कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सपर्ट्स की टीम है, वो हमें कह रही है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि मतदान से एक दिन पहले आपकी पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह वो एनडीए में चले जाते हैं। इसके पीछे मुख्य तौर पर आप वजह कहाँ मानते हैं? क्या कुछ गलती हो गई, कुछ लीडरशिप में कमी रह गई? कोई गलती नहीं है। जैसे पहले चुनाव होता था तो कुछ बूथ लूट लिए जाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि जो चुनाव लड़ रहा था उसमें कोई गलती है। आप लाठी के बल पे, कट्टे के बल पे, बंदूक के बल पे अपने
बाहुबल पर बूथ लूट लेते थे, दूसरे को वोट नहीं देने देते थे। उसी तरीके से अभी ये उम्मीदवारों की लूट की एक प्रक्रिया भाजपा ने शुरू की है। जहाँ पर भी इनको ऐसा लग रहा है कि जनसुराज की वजह से ये चुनाव हार रहे हैं या हार सकते हैं, वहाँ पर उम्मीदवारों को पैसे से या दूसरे तरह के प्रेशर करके विड्रॉ कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे 4-5 घटनाएं ऐसे हुई हैं। लेकिन 243 जगह चुनाव हो रहा है, उसमें अगर आप 5-10 लोगों को अगर आप मैनेज कर भी ले जाए, मान लीजिए एक बार को आपने मैनेज कर लिया, डरा लिया, तो भी आपको हराने के लिए तो बाकी के 230 लोग काफ़ी हैं। जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो कुछ सैनिक आपके घायल भी हो सकते हैं, कुछ सैनिक शहीद भी हो सकते हैं, उससे युद्ध थोड़ी ना रुकेगा। तो वो तो अल्टीमेटली जो परिणाम है वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन फाइनल तक लड़के जीत कर आता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा? आपने कहा था या तो आपकी पार्टी 10 के नीचे आएगी या फिर 150 के ऊपर आएगी, और यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि 10-15 सैनिक भी घायल हो गए तब भी तो नुकसान तो हो जाएगा। सारा नंबर गेम का ही तो मामला है। कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान से ज़्यादा फायदा है। क्योंकि बिहार की जनता ये देख रही है कि जिस तरीके से पहले बूथ लूटा जाता था, वैसे अभी उम्मीदवारों को लूटा जा रहा है या उनको दबाकर उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोका जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता उस दुगने ताकत से आएगी और उनके खिलाफ वोट करेगी। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप जीत कर आ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, जनता आपके साथ है, तो आपको अपने प्रतिद्वंदियों को खरीदने की या उनको बैठाने की क्या ज़रूरत है? तो ये कहीं ना कहीं उनके डर को दिखा रहा है। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि जेडीयू अगर 25 से नीचे सीटें लाती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपने एक बात कही थी, लेकिन लेकिन भाई एनडीए का नीचे नहीं, मैंने कहा 25 सीट नहीं आएगी। 25 सीट भी नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन वहाँ एनडीए का दावा है कि 160 से प्लस हम जीत रहे हैं। अब भाई दावा, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है। अमित शाह ने तो बंगाल में भी कहा कि हम 200 सीट जीत रहे हैं, तो 75 सीट पे सिमट गए। उनके लोकसभा में कहा 400 सीट आ रही है, 240 पे निपट गए। वो तो राजनीतिक बात है, अपना कह रहे हैं उससे। आपको क्या एक वजह लगती है नीतीश कुमार के हारने की? क्योंकि आप चुनावी रणनीति कर रहे हैं। 25 साल से यहाँ नीतीश कुमार हैं और 20 साल से, और धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी बन गई है। पिछले 5 साल में उनके काम करने की जो शैली है, काम जो उन्होंने किया है, उसको लेकर असंतोष है। उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी में कोई दूसरा उनके बाद है नहीं, संगठन है नहीं। तो कुल मिला जुलाकर जो उनकी स्थिति 2020 में थी उसके मुकाबले कमज़ोर हुई है। और 2020 में जब वो 42 सीट जीते थे, तो उसके ऊपर तो जाएंगे नहीं, नीचे ही आएंगे। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि समय नहीं है। अब देखिए, अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी 1:30 बज रहा है रात, और अभी भी काम बाकी है। तो अगर चुनाव लड़ते तो 1 दिन या 2 दिन जो अपने चुनाव लड़ने में लगाते, तो उसकी वजह से जो साथी हमारे भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं या हमारी वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें चुनाव लड़ने में, उनके साथ धोखा होता है। अच्छा, संजय कुमार सिंह ने कहा कि विजन बहुत स्ट्रांग है, बस 2-3 आखिरी के सवाल मैं ले रही हूँ। विजन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। क्या ये आपके नेतृत्व पे सवाल उठाने का प्रयास किया गया? किसने कहा? संजय कुमार सिंह। अब संजय जो आदमी बिक गया या दबाव में आकर मैदान छोड़कर भाग गया, उसकी बात का जवाब देना मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है। कास्ट पॉलिटिक्स पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके ऊपर भी है कि भाई जाति के आधार पर कुछ टिकट दिया। ये कोई नहीं कह सकता। जो भी टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है, उसकी कोई ना कोई जाति तो होगी ही होगी। तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि वो जाति के हिसाब से उसको टिकट दिया गया। लेकिन जो भी बिहार में जनसुराज के काम को देख रहा है, विचार को सुन समझ रहा है, उसको मालूम है कि जनसुराज जाति की राजनीति नहीं करता है। उप मुख्यमंत्री की गाड़ी पर जो गोबर फेंका गया, पत्थरबाजी हुई, आपको लगता है कि उन्होंने राजद पर आरोप लगाए हैं कि ये सब क्या है? भाई, आप काम नहीं कीजिएगा और आपस में ये दोनों निवरा कुर्सी करते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। उप मुख्यमंत्री, अगर उनके साथ गलती हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलती करी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये कि मोकामा वाला जो हादसा हुआ, उसकी क्या जानकारी थोड़ा लेट मिली थी आपको? क्योंकि ये कहा गया कि आप अनंत सिंह का नाम खुलकर नहीं ले रहे थे। नहीं, मैं अनंत सिंह का नाम क्यों लूँगा? मुझे अनंत सिंह से क्या लेना देना है? मैं अपने प्रत्याशी को जानता हूँ, और हम पार्टी के सारे लोग वहाँ गए। जो हम लोग को जरूरी लगा वो सब कुछ किया। जो मुझे बयान देना था मैंने बयान भी दिया तुरंत। आपको लगता है कि सुशासन है या अभी भी कमी है? सुशासन नहीं है, इसके लिए मुझे किसी प्रत्याशी के समर्थक की हत्या का वेट नहीं करना है। सुशासन नहीं है, ये अधिकारियों का जंगल राज है, तो पिछले 3 साल से लोग कह रहे हैं। कितनी सीटें आप ला रहे हैं? 14 तारीख को बिहार में आपको इतिहास बनते हुए दिखेगा। आपका अनुमान? वही अनुमान आपको बता रहे हैं कि 14 तारीख को आपको बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास बनते हुए दिखेगा। त्रिशंकु होती है तो किसका सपोर्ट करेंगे, राजद का या एनडीए? ऐसी कोई संभावना नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी। आप बहुत अभी थके हुए हैं, लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, और एकदम आश्वस्त अपनी जीत के लिए दिख रहे हैं। और जितना विरोधी जो भी बातें कह रहे हैं उनसे किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपने काम पर, अपने मिशन पर एकदम केंद्रित हैं और उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 14 नवंबर को कह रहे हैं कि एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार हम सबको करना होगा।